ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच शिक्षा विभाग के एक चमकते हुए सितारे और जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार उत्तरोत्तर गिरती जा रही है, उसमें समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अभी शिक्षा में उत्कृष्ट न सिर्फ योगदान दे रहे हैं बल्कि बड़े ही जो पॉजिटिव ढंग से जो है शिक्षा के दीपक को त्याग, तप और आत्म बलिदान के साथ शिक्षा की जो है दीपक को जलाए हुए हैं। उसी में से जो है ये व्यक्तित्व और अनूठी कृतित्व आदरणीय डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने अनेकों राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय जो है पुरस्कारों को प्राप्त किया है और ऐसा नहीं है कि आपको जो पुरस्कार मिले हैं वो पुरस्कार सहज ही मिल गए। आपने जब वो ऐसा कार्य किया, आपने शिक्षा की जो चरमराती व्यवस्था जो है प्राथमिक विद्यालयों में होती है उसमें उत्तरोत्तर गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था दिया और उसी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था के कारण राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय तमाम पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। ये विडंबना ही है डॉक्टर साहब कि ये विडंबना ही है कि आप साइंस के विद्यार्थी, लेकिन आपकी भावुकता, आपकी ज्ञानशीलता ऐसी रही कि आप साहित्य से कब जुड़ गए, ये आश्चर्य की बात है। अमूमन साहित्य में जो पीएचडी करने वाले लोग हैं, डीलिट करने वाले लोग हैं, वो भी कदाचित जो है जीवन के झंझावात से साहित्य से जो है पृथक हो जाते हैं, क्योंकि यह साहित्य का अर्थ ही है साहित्यम भावम वा ते साहित्यम। साहित्य समाज का दर्पण होता है और आप एक शिक्षक भी हैं और शिक्षक होने के साथ साहित्यकार भी हैं। आपको तमाम जो है अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ जो है अवार्ड तो जो है कहीं न कहीं से जो मुझे पता चला, कतिपय जो है मैंने भी जो है सर्च किया, आपके सोशल मीडिया से सर्च किया और उससे जो है मुझे प्राप्त हुआ। आपको मातृभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ। भिखारी ठाकुर भोजपुरी रत्न सम्मान 2019 में प्राप्त हुआ। एड रीडर्स अवार्ड जो आदरणीय शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने अपने कर कमलों से 2019 में आपको दे दिया। बेसिक शिक्षा निदेशक अब्दुल मोबिन ने 2019 में प्रदेश स्तरीय जो है उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार आपको दे दिया। नवोदय क्रांति परिवार भारत ने जब चंडीगढ़ में आपको प्राप्त हुआ था 2020 में जो है आपने आदर्श शिक्षक पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर का है आपने प्राप्त किया। मिशन शिक्षण संवाद वाराणसी द्वारा कैबिनेट मंत्री, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जो है आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया 2021 में। एड स्टफ के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान सहायक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने 2021 में दिया। आपकी तमाम ऐसी कविताएं जो है जिसमें जो है तमाम कविताएं हैं जिसमें जो है कैद में है बरम बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, तलाश तुम्हारी खोज में और मौन चीख, ऐसी जो है आपकी कविता संग्रह जो पब्लिश हो चुकी है। और तमाम आपकी कविताओं के साथ साथ आपकी कहानियां, जिसमें सबसे जो है जिसको मैंने स्वयं भी पढ़ा है जो डॉक्टर साहब, वो पिया बावरे और नरकटिया क्या जो है आप नरकटिया
वो मैंने जो है पढ़ा भी। और बिल्कुल आपकी जो कहानियां हैं, कदाचित जो है आपकी ये कहानी और ये भी रही है, नाम प्रेम जो है, वो जो आपकी जो कहानियां हैं उस कहानी में जो है बिल्कुल मैं जो पढ़ पाया और ये जो समझ पाया, बिल्कुल सहज, जैसे मुंशी प्रेमचंद जो है लिखते थे। और वो कहीं जो है जैसे कहानियों के जो है दो कलेवर होते हैं, एक कलेवर तो जो है नैसर्गिक होता है, जो हम कहानियों के कथानक को इधर उधर जो है दाएं बाएं जा करके जो है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कलमा जोड़ा और उस टाइप से जो बना लेते हैं। और कुछ कहानियां होती हैं जो मेरे जीवन से कहीं न कहीं से घटित होती हैं जो है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी जो है मैं आपके साहित्यिक या परिदृश्य पर जो है बात कर लूं कि ये कहानियां आपके निजी जीवन से कहीं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो नरकटिया जो है 55-0 जो है 72 हो, अथवा जो है पिया बावरे हो, ये आपके व्यक्तिगत जीवन की तो कहानी नहीं है। देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है और हम लोग भी एक समाज के एक अंग हैं। मैं भी एक समाज का अंग हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ जी। जहाँ तक आपने बात किया कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ और साहित्य से मेरी रुचि कब पैदा हो गई, तो मैं बताऊं कि मैं एक शिक्षक का पुत्र हूँ और मेरे घर में पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बचपन से मुझे मिला है। बहुत उसी दौरान ढेर सारी किताबें हमारे घर में रहा करती थीं और उन किताबों को पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही हो गया था। कक्षा 5 में जब मुझे याद है कि कक्षा 5 में पास होने से पूर्व मैं प्रेमचंद के जितने साहित्य हैं, जितनी किताबें हैं, मैं सब पढ़ चुका था। अज्ञे को, निराला को और भी जैसे जयशंकर प्रसाद के जितने साहित्य थे, इन सबको मैं कक्षा 5 में मतलब 8-10 साल की उम्र में मैं पूरा पढ़ लिया था और मैं पूरे ढंग से समझता था। पहली कविता मैं कक्षा 6 में था तो मैंने लिखा था। पहली कविता मैं अपने जीवन में वो कविता में लिखा था कक्षा 6 में जब मैं गया था उस समय। और संयोग देखिए कि वह जो कविता थी मेरे डायरी के पन्नों पे पड़ी हुई थी और वह जा करके जब मैं इंटर पास हुआ और बीएससी प्रथम साल में था तो वो कविता पब्लिश हुई। एक तो बात यह है। दूसरा जो है कि क्या वो उस कविता की कुछ पंक्तियां याद हो क्या? हाँ, कविता की पंक्तियां याद है क्योंकि पहली कविता है तो पहला प्रेम और पहली कविता भूलता है नहीं। हाँ, उस कविता की पहली पंक्तियां हैं, तब वैजंती कहलाओ तुम, कवियों के कष्ट मिटाने को मैं रोता हूँ मेरा मुख धोने को, जब प्रेम की धार बहाओ तुम तब वैजंती कहलाओ। क्या बात, बहुत एक्सीलेंट। मैं कहलाता हूँ जीवित बस क्योंकि जीने को हूँ बेबस, मेरे इस मृत जीवन में जब जीवन का संचार कराओ तुम तब वैजंती कहलाओ। यह जो है मेरी पहली कविता थी जिसको मैं कक्षा 6 में लिखा था। उसके बाद जब मैं कक्षा 9th में पास करके क्लास 10th में जब मैं गया तो मैं डीएवी इंटर कॉलेज हुगली में पढ़ा हूँ। डीएवी नारंग इंटरमीडिएट कॉलेज हुगली का छात्र था। वहाँ पे जेके मिश्रा जी थे। साहित्यकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो लाइब्रेरियन हुआ करते थे और मुझको बहुत स्नेह देते थे। तो उस लाइब्रेरी की जितनी किताबें थीं उस किताबों को मैं कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षा से पूर्व में किताब की जितनी भी लाइब्रेरी किताबें थी सब मैं पढ़ चुका था। चाहे वह काला पानी जो विनायक दामोदर सावरकर की किताब थी, ऑटोबायोग्राफी थी, उसके अलावा जितनी भी किताबें थी पूरा किताब उन्होंने हमको पढ़वा दिया था। साहित्य की किताबें मैं खूब मन से पढ़ा और पढ़ने के बाद से लिखना मैं शुरू किया था। कक्षा 10 में से ही मैं जो है गद्य लिखना शुरू किया जो अनवरत जारी है। और साहित्य जो होता है, जो मैं कहानियाँ जो लिखता हूँ वर्तमान समय में, यह कहानियाँ मैं किसी न किसी अपने आसपास के किरदार को उठाता हूँ और उस किरदार के जीवन को अपने जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो लोकल भाषा है, उसमें लिखने का मैं प्रयास करता हूँ। तो जब आप देखेंगे कि मेरी जो कहानियाँ हैं वह कहानियाँ जब मैं पिया बावरे लिखा तो बहुत सारे लोगों ने कहा अरे तो मेरी कहानी है। मैं 55-072 डाउन नरकटियागंज पैसेंजर लिखा तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मणि जी ये आपकी कहानी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह कहानी हर उस मार्जिनलाइज्ड पीपुल की है जो समाज में जीता है।
और जीने के साथ साथ जिसके चेहरे पे नकाब नहीं है, जो नकाबपोश नहीं है। तो इस तरह से यह जो कहानी है, यह हमारे दैनिक जीवन में जो घटित घटनाएं होती हैं, जो दैनिक जीवन में हम लोग जो महसूस करते हैं, उनको मैंने शब्दों में पिरोया है और उन शब्दों को पिरोने के बाद से उनको मैंने लिखा है। बिल्कुल सही। और ऑलरेडी डॉक्टर साहब हमारी जो चर्चा होगी उस चर्चा के आई होप दैट के 3 मानक कब लगभग हो गए, क्योंकि आपने साहित्य की यह भी चर्चा कर ली और आप एक जो है साहित्यकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। उसके साथ साथ जो है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से जो इतने भावुक आप हृदय के हैं, समाज, हम कुछ समाज से संबंधित भी बात करेंगे, शिक्षा से संबंधित भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हम साहित्य के भी संदर्भ को कहीं न कहीं से अपने बातचीत में पिरोने का काम करेंगे। मुंशी प्रेमचंद मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के सबसे जो है बड़े कहानीकार रहे। उनकी कहानियों में जो है अगर कुछ जो है आदर्शवादी जो कहानियां रही, 2 बैलों की कथा को ले लीजिए, ईदगाह ले लीजिए, लेकिन एक पंच परमेश्वर ले लीजिए, लेकिन अचानक एक कहानीकार जो है ट्विस्ट करता है, जो है अपने शुरुआती दिनों में जो है जो साहित्यकार जो है आदर्शवादी साहित्यकार हुआ करता है, बाद में चलकर के बिल्कुल मतलब क्षण भर में जो है यथार्थवादी हो जाता है। और वही साहित्यकार जो पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा लिखता है, वो सभा से गेहूं लिखने लगता है, जो है जो पंच परमेश्वर लिखता है, जो है वो कफन जैसे यथार्थवादी जो है चित्रण जो है करने लगता है। तो जीवन में जो है कहानियां वैसे वैसे जो है परिवर्तित होती रहती हैं, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मान रहा है। वैसे आप अपनी बात को करेंगे, जैसे जैसे जीवन के झंझावात आते जाते हैं, व्यक्ति आदर्शवादी होते हुए यथार्थवादी होने लगता है। क्या ऐसे सहमत हैं आप? आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। प्रेमचंद जी एक बड़े कहानीकार थे और प्रेमचंद जी को तुलना किसी भी कहानीकार से नहीं किया जा सकता है। जो आदर्शवाद है वह यथार्थवाद में कब बदल जाता है, जैसे हम लोग अपने जीवन से ले सकते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं। लगता है कि नहीं, दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ मेरा ही जन्म हुआ है, मैं ही दुनिया को बदल पाऊंगा। और यही जो सोच होती है, जब उस समय जब हम कोई कहानी या कोई रचना करते हैं, चाहे कविता लिखें, कहानी लिखें, बायोग्राफी लिखें, तो उस हमारी उस रचना में आदर्शवाद झलकता है। प्रेमचंद जी के साथ भी यही बात हुआ, 2 बैलों की कथा हुआ, सवा से गेहूं हुआ, ईदगाह हुआ, उनके साथ भी वही सब बातें हुई। लेकिन जब समय के साथ परिवर्तन होता जाता है और समाज बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है, समाज से बड़ा गुरु इधर की कोई है नहीं, तो जब समाज सिखाने लगता है तो आदमी यथार्थ जीवन में जीने लगता है। प्रेमचंद जी का जो जीवन था, नो डाउट कि एक पवित्र जीवन था, आदर्श रूप में वह अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किए। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उनसे ज़्यादा दुखदायी जीवन कोई झेला ही नहीं। बहुत दुख झेले उन्होंने, और दुख झेलने के साथ साथ जो है जब उनको यथार्थ की स्थिति हुई तो उन्होंने उस काल खंड के दौरान जितनी भी रचनाएं की थी वह जो है यथार्थवादी रचनाएं हैं, आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ। उसी तरीके से कोई भी, चाहे वह हम हो चाहे कोई भी अगर लेखक है या साहित्यकार है, अगर जो झेलता है या जो महसूस करता है वर्तमान काल संदर्भ में, कालखंडों में, उसी को वह लिखता है। और जब वही लिखेगा तो वही उसके साहित्य में परिदृशित होगा, दिखेगा। और जब जो चीज़ दिखेगा तो समाज के जो लोग हैं या जो साहित्यकार हैं उसका मूल्यांकन उसी तरीके से करेंगे। जनता है, पाठक है, उसी तरीके से मूल्यांकन करेगा कि फला साहित्यकार आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ मुड़ गया या उधर की तरफ स्विचान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। निराला ने भी ऐसा ही किया, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने किया, आपने लिखा, और तमाम जो साहित्यकार लिखते हैं। निराला ने जो प्रभावती लिखा, अप्सरा लिखा, और वही निराला जो प्रभावती लिख रहे हैं, अप्सरा जैसी जो है उपन्यास को लिख रहे हैं, बाद के दिनों में जो चल करके जो चमेली जैसा जो यथार्थवादी जो उपन्यास लिखते हैं, बिल्लेसुर बकरिया जैसा जो उपन्यास लिखते हैं, चतुरी चमार जैसे जो है लंबी कविताएं वो कहानियां लिखते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है
कि शुरुआत के दिनों में जो हर व्यक्ति आदर्शवादी होता है, किंतु समाज के जब थपेड़े जब पड़ते हैं, झंझावात जब पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो फिर यथार्थ को समझने लगता है। और उनको ऐसा ही जो है, क्योंकि साहित्य भी मन की चित्त की वृत्तियों का ही प्रतिफलन होता है, तो जैसा जैसा साहित्यकार अनुभव करता है वैसा ही वैसा जो है। एक अभी कहीं से जो है मेरे सुनने में आया था जो है कि पिया बावरे पर कोई फिल्म भी बन रही है। हाँ, मुंबई के एक बड़े फिल्मकार हैं रवि शेखर जी। यस। उन्होंने अभी हमसे पिछले साल दिसंबर में उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने बोला कि जो आपकी जो कहानी है पिया बावरे उसका स्क्रिप्ट लिख करके मुझे दीजिए जी। तो मैं तो काफ़ी खुश हुआ और फिर हमने जो है उस पर स्क्रिप्ट लिख करके दिया है। स्क्रिप्ट के काम चल रहा है, अप्रूवल हो गया। हाँ, बहुत बहुत। तो उस पर जो है काम चल रहा है और उस पर जो है अभी काफ़ी काम बाकी भी है, लेकिन आप आशा कर सकते हैं कि उस पर एक बढ़िया फिल्म बनेगी। और पिया बावरे जो है मेरे जीवन की अभी तक जो मैंने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें मुझे लगता है कि वो मेरे मन के सबसे करीब है। आदर्शवादी की यथार्थवादी? वो यथार्थवाद है। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी जो है जो स्क्रिप्ट राइटिंग आपने जो करके जो है आदरणीय शेखर जी को दे दिया, तो ईश्वर करें कि उस पर एक फिल्म बने और हम सबके बीच में आए और आपका यथार्थ उस फिल्म के जो है झरोखों से हम लोग जो है जान पाए और देख पाए जो है। ये तो रही डॉक्टर साहब जो है साहित्य की संक्षेप में वार्ता, क्योंकि वार्ता अगर किया जाए तो साहित्य इतना विशद होता है कि उसमें जो है सब कुछ है। लेकिन मैं जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूँ कि साहित्य ही एक ऐसा फलक है कि जिसमें मनोविज्ञान भी है, जिसमें समाज भी है, जिसमें शिक्षा भी है। किसी भी कहानी को और किसी भी कविता को जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो अंततः में अंडरलाइन होता है इस कहानी से, इस कविता से हमको क्या सीख मिली। हमारे गुरु जी भी जब पढ़ाते थे, आपके भी गुरु जी पढ़ाते थे, तो वो अंततः कहते थे कि इस कहानी से क्या, एक दादी माँ जब भी जब कहानी जब सुनाती है ना, जब अपने छोटे से बच्चे को सुलाते हुए, तो लास्ट में जब वो पूछती है, हालांकि ये अलग बात है कि जब पूछते पूछते बच्चा तब तक सो चुका होता है लेकिन फिर भी पूछती है कि बेटा इस कहानी से क्या सीख मिली है। अब हम आ जाते हैं थोड़े से गंभीरता पूर्वक जो है गंभीर विषयों पर, और वो है चूंकि आप शिक्षाविद भी हैं और एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था जो है इनिशियल स्टेज को कहीं न कहीं से जो है प्रतीकात्मक ढंग से जो है समाज में जो है फैलती है और फैलाती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि गुरु जो होता है वो गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर की परिपाटी है। और मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि गुरु ब्रह्मा क्यों है, गुरु विष्णु क्यों है और गुरु महेश क्यों है, तो गुरु ब्रह्मा शायद मेरा व्यक्तिगत मान्यता है कि गुरु ब्रह्मा इसीलिए है डॉक्टर साहब कि वो सृजनशील होता है, सृजनात्मक कार्यों में उसकी अभिरुचि होती है। एक रॉ मटेरियल को, पत्थर को जिस प्रकार से एक मूर्तिकार जो है तराश करके जो है एक भगवान बना देता है, उसी प्रकार से जो है जो शिक्षक होता है वो तराशता है बच्चे को और तराश करके उसके अंदर जो प्रतिभाएं जो सुप्तावस्था में हैं उन प्रतिभाओं को उड़ीक करके जो है एक विशालकाय जो है वट वृक्ष के रूप में जो है उसको व्यक्तित्व देता है। तो एक तो सृजनशीलता और दूसरा जो है सृजनशीलता के साथ साथ उसके जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका वो संरक्षण करता है जो शिक्षक होता है और उनके दुर्गुणों को समाप्त करने का प्रयास करता है। तो जो दुर्गुणों को समाप्त करे वो संहारक होता है और मुझे लगता है कि इसीलिए जो उसको महेश कहा गया है। तो आप इतने महान कार्यों से जुड़े हुए हैं, जब बच्चे जो आपके प्राथमिक विद्यालयों में जो है आते होंगे जो तो बिल्कुल रॉ होते हैं और वो विद्यालय में जब आते हैं तो कोई पोटा पोछते हुए आता है। पता नहीं जाए हम लोग के समय में तो ऐसे ही था जो है कि यूँ पोछा और जब फिर हो गया जाए। तो
पटरी पर हम लोगों ने पढ़ा जो है अपने अपने बोरे लेकर के जाते थे और अपने अपने बोरे से जो है दोदिया में जो है गजवा गजा जा सब पर दोदिया हमरे में आ जाए, ऐसा होता था। भंगरेले से जो है अपनी पटरियों को। आज के बच्चे जो आते हैं तब के जो जब आप तो कभी जब विद्यार्थी रहे हो, हम विद्यार्थी रहे हो, और आज के जो विद्यार्थी हैं जो आपको से इकाई दहाई सैकड़ा हजार सीखने के लिए आते हैं, बोली बनाने के लिए आते हैं, और जब क से ज्यों तक का आप ज्ञान उनको देते हैं और यही क से ज्यों तक का ज्ञान उनके जीवन पर्यंत तक चलता है, तब में और अब में क्या अंतर है? देखिए, तब में और अब में कोई अंतर नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है कभी नहीं बदलती है। हाँ, सब जैसे जैसे हमारा जो समाज बदला है, वातावरण, सामाजिक वातावरण जो बदला है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी तब भी जैसे थी, आज के 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, वही चाइल्ड साइकोलॉजी आज भी है। आज भी बच्चा जब अपने ज्ञानेंद्रियों को जब समझना शुरू कर देता है, ज्ञानेंद्रियों, तो सबसे पहले वो अपने माँ के संपर्क में आता है, अपने माँ से सीखता है, उसके बाद अपने घर के लोगों के संपर्क में आता है, अपने घर से सीखता है, अपने आसपास के समाज से सीखता है। तो स्कूल में जब बच्चा आता है तो एक बहुत सारा जो है शब्दकोश और बहुत सारा ज्ञान लेकर के वो बच्चा आता है स्कूल में, और जब विद्यालय में आता है तो हम लोग का जो व्यक्तिगत रूप से जो मैं जो करता हूँ, उस बच्चे को उस सामाजिक पृष्ठभूमि, जैसे हमारी कहानियों में आप देखते होंगे, मैं समाज के ही किसी न किसी पृष्ठभूमि को, समाज के किसी कैरेक्टर को उठा करके लिखता हूँ, उसी तरीके से मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चों को, हम जो YouTube चैनल मेरा बेसिक के मड़ी है, आप उस पर देखेंगे कि उसमें किसी भी तरह का बनावटीपन नहीं है। क्लास में जिस तरह से पढ़ाता हूँ और समाज में जिस तरह से बच्चों को, जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से, उसी उनके जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसी भाषा में बात करके सबसे पहला कार्य होता है कि बच्चों को अपने आप से जोड़ना। क्योंकि हम PhD किए हुए हैं, अगर हम अंग्रेजी में बात करने लगेंगे, बच्चा हमारा कोई भी बात नहीं समझ पाएगा। बच्चे के माता पिता विद्यालय में आएंगे, कोई भी बात नहीं समझ पाएंगे, और जब बात नहीं समझ पाएंगे तो मैं उसी दिन फेल हो जाऊंगा। तो हर अध्यापक को, आज के डेट में हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में बहुत पढ़े लिखे अध्यापक गए हैं, सब लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, तो हमको अपनी क्वालिफिकेशन का जो प्रदर्शन है विद्यालय में नहीं करना है। हम अब वो जो बच्चे हैं उनको हम कैसे जो है एकदम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से कैसे हम स्टार बना सकते हैं, उसमें करना है। और उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा हमसे जब जुड़ेगा, हमसे जब लगाव महसूस करेगा, तभी जाकर के वह बच्चा जो है मतलब उसको हम तराश सकते हैं। तो बच्चों को तराशने के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे से एक आदमी लगाओ, और आदमी के लगाव तभी होगा जब बच्चा हमको अपने आप से अलग नहीं महसूस करेगा, और उसके लिए बातचीत करना, उनकी भाषा में बातचीत करना जरूरी होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर साहब कि आप प्राथमिक विद्यालय बिरैसा में शिक्षक हैं, और कदाचित जो है दो लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं अपने विद्यालयों में जो है, और आपसे भी जब जो है इस साक्षात्कार के पूर्व जो है चर्चा हो ही रही थी, तो आपने ये कहा कि बुक बैंक जैसी जो चीजें आपने अपने विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, उच्च शिक्षा में जो है ये सुनने में आता है कि लाइब्रेरियां होती हैं, जो है इंटरमीडिएट कॉलेज में लाइब्रेरियां होती हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में क्या लाइब्रेरी? तो क्या लाइब्रेरी के लिए गवर्नमेंट का कुछ फंड है? पहला प्रश्न। दूसरा फंड ये कि अगर जब फंड नहीं है, गवर्नमेंट ने दिया है फंड जो है, तो वो उस फंड की कहाँ से व्यवस्था करते हैं? पहला प्रश्न का एक पूरक है। दूसरी चीज उसी से जो है थोड़ा सा जो है जुड़ा हुआ जो है कि क्या ये मान रहे हैं आप, क्योंकि मैं जो महसूस कर पाया वही आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कभी एक सरकार आई थी, सरकार का नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो बच्चों के ड्रेस कोड जो है चेंज कर दिए गए। एक सरकार आई, ड्रेस कोड चेंज, सरकार बदली और जो है खाकी जो है वस्त्रों में जो है सारे बच्चे जो है निकलने लगे, तो लगा अरे क्या जो है सरकार बदल गई क्या? फिर जो है वो हुआ, तब तक जो है दूसरे जो है
रंग के वस्त्रों में जो बच्चे जो है निकलने लगे। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जो हमारी प्राथमिक विजय शिक्षा है उसका शिक्षा के साथ साथ राजनीतिकरण हो रहा है क्या, या हो चुका है? देखिए, दो प्रश्न आपने हमसे किया है। बुक बैंक की स्थापना जी जी। इस साल हमारे दिमाग में आया, जब मैं 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक हुआ, तो मेरे दिमाग में आया कि बच्चे जो है सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग से जो प्रकाशित किताबें हैं उनको पढ़ते हैं, उनको बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं हो पाता है या बहुत कम हो पाता है। तो उसके लिए मैंने समाज के लोगों को विद्यालय से जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया, और समाज में जो अच्छे लोग हैं, या हम उनको कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट और अभिरुचि रख सकते हैं, उनको मैंने जोड़ा। सोशल मीडिया का भी मैंने इसे सहारा लिया, और मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ा हुआ हूँ, और सबसे मैं अपने विद्यालय के लिए दान इकट्ठा करता हूँ। उसी दान के क्रम में मेरे दिमाग में आया, जैसे साबुन बैंक की स्थापना किया हुआ हूँ, बच्चों को हाथ धुलने के लिए लोग साबुन दान करते हैं, हाथ धुलने के लिए साबुन दान करते हैं। उसी तरीके से स्कूल बैंक की स्थापना मैंने किया अपने विद्यालय में। जैसे किसी को अगर देना है तो एक पेंसिल कटर से लेकर के, एक पेंसिल से लेकर के एक 5 रुपए की कॉपी भी हमारे स्कूल में दान कर सकता है। तो वह स्कूल बैंक है, स्कूल के बैंक में वो सामान जमा हो जाता है, और जिस भी बच्चे को ज़रूरत होती है या जिसके पास आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो पेंसिल भी खरीद पाए, कॉपी खरीद पाए, रबड़ खरीद पाए, वो हमारे बैंक से, स्कूल बैंक से उस चीज़ को ले लेता है, और लेने के बाद से उसको हम लोग बाद में हम लोग सब्सिडी दे करके उसको माफ़ कर देते हैं। सब्सिडी का जो कम, इससे बच्चे बैंकिंग भी सीखते हैं। उसके अलावा हम लोग मैं अपने पैसे से हम लोग स्कूल बैंक में कुछ हम लोग सामान रखते हैं। तो जो बच्चे सक्षम है, जैसे 5 रुपए की कॉपी है तो बच्चा उसको 5 रुपए में खरीदता है और उसको उपयोग करता है। जब बच्चा उसको 5 रुपए में खरीदता है तो वह जानता है कि यह चीज़ को हमको इसमें इतने पैसे में खरीदना है, इतने पैसे में यूज करना है, फिर हम लोग उस बच्चे का पैसा उसको लौटा देते हैं। लेकिन यह है कि इससे क्या होता है कि बच्चे की पढ़ाई जो है वह हर्जा नहीं होता है, वह नुकसान नहीं होता, क्योंकि पता चलता है कि बच्चे के पास कॉपी नहीं है, बच्चे के पास किताब नहीं है, बच्चे के पास कलम नहीं है, बच्चे के पास रबड़ नहीं है, बच्चे के पास कलर नहीं है, कटर नहीं है। तो ऐसे संदर्भों में बच्चे की पढ़ाई नुकसान न हो तो हमने उसको ध्यान में रखा और स्कूल बैंक की स्थापना किया। इसी क्रम में बुक बैंक जो है वह एक नया कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, और मैं डिफरेंट कई तरह की किताबें, जैसे उसमें कुछ प्रेरणादायक कहानियों की किताबें हैं, कुछ, चूँकि मैं खुद इसी स्कूल के जो पुस्तकालय है उससे मैं अपने जीवन में बहुत लाभान्वित हुआ हूँ, और मेरा जो शब्दकोश जो बढ़िया हुआ, जो मेरी लिखने की क्षमता जो बढ़ी, यह स्कूल की लाइब्रेरी का एक परिणाम था। तो मैं स्कूल की लाइब्रेरी का महत्व समझता हूँ, और इसीलिए कई तरह के लोगों, जितने लोग हैं सबसे मैं किताबें उनकी क्षमता के अनुसार, कोई बाध्यता नहीं है कि आप किस तरह की किताबें लेंगे। आप कंप्यूटर की किताबें दे सकते हैं, आप हिंदी की किताब दे सकते हैं, आप साहित्य की किताब दे सकते हैं, आप फिल्म से संबंधित किताबें दे सकते हैं, आप पत्रकारिता से संबंधित किताबें दे सकते हैं, आप कोई पत्रिका दे सकते हैं, आप अखबार दे सकते हैं, बहुत होगा तो अखबार दे सकते हैं। अपने विद्यालय में एक अखबार भी निकालता हूँ नियमित रूप से, उसका नाम है नवाचार, इनोवेशन के नाम से। उसमें बच्चे अपनी रचनाएं लिखते हैं, वह प्रकाशित होता है, वह बच्चों का अखबार है और बच्चों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक नया प्रयोग है। इससे बच्चों की जो क्षमता है, लिखने की क्षमता और पेंटिंग बनाने की क्षमता, और बच्चे एक अखबार के एटमॉस्फेयर से पूरी तरीके से परिचित हैं कि कौन संपादक है, कौन उप संपादक है, कौन हाकर है, कौन उसमें प्रूफ रीडर है, सब बच्चे जानते हैं, कौन मुद्रक है, कौन प्रकाशक है, पूरा वो स्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया हुआ है। और नवाचार जो अखबार है वो हमारे स्कूल में नियमित रूप से प्रकाशित होता है 2015 से। तो यह सब जो अभिनव प्रयोग हुआ, इस प्रयोग से एक फायदा यह हुआ कि विद्यालय का वातावरण सुधरा है, और जब विद्यालय का वातावरण सुधरा है तो जो विद्यालय में जो अभिभावक हैं, उस गांव के जो लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनका विश्वास बढ़ा है। और जब विश्वास बढ़ता है तो अच्छे लोग जो है अपने बच्चों को विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, और हम लोग पढ़ाते हैं, उसको बढ़िया से ढंग से पढ़ाते हैं। परिणाम बहुत सुखद है, बच्चे नियमित रूप से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि हमारा विद्यालय किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं उनसे कम है।
आप आइए कभी हमारे विद्यालय में बच्चों का लीजिए टेस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जो है अगर संभव हुआ तो जल्द ही जो है जीपीएन न्यूज जब आपको कि बिना आपको बुलाए और बिना आपको बताए आपके जो है विरक्षा जो है प्राथमिक विद्यालय में आएगा, ताकि जो समाज भी देखे कि एक पढ़ा लिखा शिक्षाविद जब प्राथमिक विद्यालय को भी स्पर्श करता है तो वो लोहा अगर है तो पारस पत्थर के स्पर्श से कैसे जो है वो स्वर्ण बन जाता है, निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि दूसरे जो है जो प्रश्न का जवाब था उसे आप कन्नी काट गए और बचने का प्रयास बचने का प्रयास मैंने नहीं किया। जो ड्रेस का जो कोड है या जो ड्रेस का शिक्षा का जो राजनीतिकरण है, देखिए शिक्षा के राजनीतिकरण की बात नहीं, जैसे जो भी पार्टियां होती हैं उनका एक अपना मैनिफेस्टो होता है, एजेंडा होता है। जैसे एक पार्टी है उसका अपना एक अलग सोच है, दूसरी पार्टी है उसका एक अपना अलग सोच है, तीसरी पार्टी अपना एक अलग सोच है। तो अपना जो देश है वो कई तरह के जो बहुराष्ट्रीय पार्टियों का यह देश है और इसमें लोकतंत्र है, जनता जिसको भी चुनेगी वो आएगा और जब वो आएगा तो अपना मैनिफेस्टो अपना जो है लगाएगा। मैं इससे सहमत हूँ। मैनिफेस्टो कहाँ होता है सर? मैनिफेस्टो में ये थोड़ी ना होता है जो है उन पार्टियों के जो है जो चुनाव घोषणा पत्र होते हैं तो उसमें ये थोड़ी ना होता है कि मैं आऊंगा तो जो खाकी रंग का जो है वस्त्र लगाऊंगा, यूनिफॉर्म कर दूंगा और नीले रंग का कर दूंगा, गेरुए रंग का कर दूंगा। ये तो मैनिफेस्टो के जो है संदर्भ नहीं है। और लेकिन मुझे लगता है जो मैं जान पाया हूँ डॉक्टर साहब, तो सॉरी टू से कि मैं जो जान पा रहा हूँ कि छोटे छोटे नौनिहालों को जो मेरा व्यक्तिगत मानना है राजनीतिक खपेड़े से जो है और राजनीतिक झंझावात से उनको दूर रखना चाहिए। वो शिक्षार्थी हैं और प्राथमिक शिक्षार्थी हैं, उनको पार्टियों से पार्टियों की राजनीतिकरण से जो है उनको कोई मतलब नहीं है, तो उनको स्वतंत्र और स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए। एक जो है जिस प्रकार से अब आज की वर्तमान जो सरकार कह रही है कि कॉमन वो क्या चीज़ है सिविल और क्या जो है नियम की जो सारे देश में जो है एक ही तरह के जो नियम रहेंगे, कानून रहेंगे, जो है कॉमन सिविल क्या क्या होता है कोड जो है कॉमन सिविल कोड जो है, तो उसी तरीके से हर पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था का एकीकरण हो गया है, एक ही शिक्षा व्यवस्था, एक ही पैटर्न, एक ही सिलेबस पूरे देश में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह एक तरह की जो है सिलेबस पाठ्यक्रम होने चाहिए और एक ही तरफ का जो है ड्रेस कोड भी होना चाहिए। जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो चाहे कोई भी सरकार आए, सत्ता का परिवर्तन हो या न हो, शिक्षकों का जो है ड्रेस कोड अलग हो जाए और जब बच्चों का ड्रेस कोड जो अलग हो जाए। क्योंकि मुद्दा मैं भी शिक्षक को, तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ड्रेस कोड में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उससे सत्ता का कहीं जो कोई। अब अंततः जो चलते चलते जो है एक प्रश्न जो है मैं अंततः आपसे करूंगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज से, क्योंकि जो आपका छात्र होता है डॉक्टर साहब, वो समाज से निकलता है और पुनः समाज में जो है विलीन हो जाता है। किन्हीं किन्हीं विद्यालयों पर, किन्हीं किन्हीं जो है शिक्षालयों पर जो है मैंने पढ़ा है, बहुत ही आदर्श वाक्य लिखे रहते हैं जो है कि ज्ञानार्थ आइए सेवार्थ चाहिए, ऐसा लिखा होता है। तो आइए भी शब्द है और जाइए भी शब्द है। आइए भी शब्द का मतलब ये है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो समाज से जो छात्र जो आते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के जो छात्र आते हैं अथवा उच्च जो है शिक्षा के जो छात्र आते हैं और जाते भी कहाँ हैं, पुनः उसी समाज में जो जाकर के विलीन हो जाते हैं। जैसे समंदर से जो है पूरी जो है बादल का रूप लेकर के जो है जल बरसता और पुनः जो जाकर के समंदर में विलीन हो जाता है। तो ये है भी सिद्धांत भी है कि जहाँ से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं वहीं पुनः यात्रा जो समाप्त भी होती है। क्या आप मानते हैं कि आज के जो अभिभावक हैं, खासतौर से जो है आपके जो है जिस उनमें से आप जो जुड़े हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि वहाँ के अभिभावक उदासीन हैं शिक्षा के प्रति, प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन है? अगर वो, मुझे तो लगता है कि अगर वो
प्राथमिक जो है विद्यालयों के अभिभावक शिक्षा के प्रति उदासीन होंगे तो सरकारें भी उदासीन हो जाएंगी। अगर वो जागरूक होंगे तो शिक्षा के प्रति जो है, प्राथमिक शिक्षा के प्रति जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं अथवा जो सत्ताशील जो पार्टियां हैं वह भी जागरूक हो जाएंगी। क्योंकि ये तो तीनों चीजें हैं, शिक्षा और जो है समाज और राजनीतिक पार्टियां वही करती हैं जो हम मांगते हैं या जो हम सोचते हैं वैसा ही वो अपना जो करती है। तो अभिभावक जो है उदासीन है क्या? अगर उदासीन नहीं है तो आप क्यों जो है, जब निःशुल्क जो है आप भोजन दे रहे हैं, निःशुल्क वस्त्र दे रहे हैं, निःशुल्क जो है आप शिक्षा दे रहे हैं, उनको वजीफा भी जो दे रहे हैं, फीस भी नहीं ले रहे हैं, तो भी बच्चे क्यों जो है उत्तरोत्तर जो है गिरते जा रहे हैं? वो शिक्षा जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या में उत्तरोत्तर क्यों ह्रास होता जा रहा है? और आप लोगों को जो है एक है जो आप लोग नारा भी जो देते हैं कि जो है एडमिशन भी करते हैं, घूम घूम करके डोर कंपेनिंग करते हैं, तो आखिर क्या मतलब है? और एक चीज ये भी इससे मैं जो जोड़ दूँ कि अन्य जो शिक्षक लोग हैं, जो थोड़ा सा जो चलते फिरते लोग हैं, जो है धर्म में, शिक्षा में, समाज में जो अगर ऐसे लोग हैं तो वो अपने विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? ये प्रश्न है। देखिए, इस समय जो वर्तमान समय में जो प्राथमिक विद्यालयों में जो गार्जियंस हैं वो उदासीन नहीं है, वो अपने रोटी की लड़ाई लड़ते हैं। रोटी की लड़ाई में यह है कि जैसे ही अभी धान काटने का समय आ जाएगा तो बच्चे खेत के घूम करके धान जो है बटोरते हैं। वो चूल्हे के बिल में से जो है जितना धान ले गया होता है मुश्किल में से धान निकालते हैं। तो होता क्या है कि जो अब धान काटने का जब समय होता है तो हमारे विद्यालयों में छात्रों की संख्या जो है कम हो जाती है। उसके बाद से जैसे गेहूं काटने का समय आएगा तो उस समय बच्चे बाल बीनने चले जाते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो है गार्जियन जो है उदासीन नहीं है, गार्जियन अपने रोटी की लड़ाई में परेशान है। और जब परेशान है तो अब क्योंकि वह उसी परिवार का बच्चा एक सदस्य है, अब जैसे मजदूरी का जब समय आएगा अभी तो माँ जो है जब चली जाती है खेत में काम करने, पिता खेत में काम करने चला जाता है, तो घर पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को संभालने के लिए हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं आते हैं। इसमें बहुत सारा प्रयास हम लोगों ने किया है, सरकार ने भी प्रयास किया, आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई जिसमें बच्चे जो है आंगनबाड़ी में जाते हैं। और सबसे अच्छा काम ये हुआ कि आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ दिया गया है। तो वो काफ़ी हद तक यह समस्या खत्म भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अभी जागरूकता और जरूरी है। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वह अपने बच्चों को और अपने घर के बच्चों को तो जरूर से जरूर प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन करावें और पढ़ावें बढ़िया से। इसके अलावा जितने जनप्रतिनिधि हैं इनको भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको कंपलसरी भी कर दिया है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन इस पर कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। यह बहुत दुखद है। लेकिन हम अनुरोध कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं वो अपने बच्चों को तो अनिवार्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ावें। इससे क्या होगी कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी टूथपेस्ट का प्रचार कर रहे हैं और हम खुद ही उसको यूज ना करें तो लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो जब प्राइमरी का अध्यापक है वो अपने बच्चों को किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है तो लोग सोचते हैं कि अरे पढ़ाई नहीं करा रहे हैं इसीलिए अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों मिले। तो यह विश्वसनीयता का जो संकट है वह खत्म होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपल्सरी होना ही चाहिए कि जो भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वह पढ़ाएं। और निश्चित रूप से वर्तमान समय में आपको मैं बताऊं कि पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र में एडमिशन प्राथमिक विद्यालयों में लोगों की जो है विश्वास बढ़ा है और 1.5 गुना एडमिशन अधिक हुआ है। पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र में 1.5 गुना एडमिशन अधिक हुआ है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और अच्छे घर के लोग भी अब विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यह है कि अभी यह इनिशियल स्टेज पे है, हम लोगों को थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। जो शिक्षक हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो अपने आप को समाज से जोड़ें, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और उसको यह बताएं कि देखिए
जो सरकार की जो मंशा है वह है आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, फ्री एजुकेशन देना है, कंपलसरी एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है। इसको प्रचार करें। देखिए जो दिखता है वही बिकता है। तो हम लोग मेहनत तो बहुत विद्यालयों में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ठीक इसके उल्टा है, वहाँ पे दिखावा अधिक होता है, क्वालिटी कम होती है लेकिन दिखावा अधिक होता है। हम लोगों के वहाँ ये है कि हम लोग 9 बजे से जाते हैं, 3 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम लोग उसको दिखा पाएँ, हम लोग उसको पब्लिश कर पाएँ, हम लोग उसको दिखा पाएँ। और इस तरह से लोगों को लगता है कि नहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जबकि आपको बताएं कि वर्तमान सरकार में हर विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या संतृप्त हुई है। विद्यालय का कायाकल्प बहुत बेहतर हुआ है। आप गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में जो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग है वह आप जानिए कि वो प्राइमरी स्कूल है। हर स्कूलों में टाइल्स लगा हुआ है, हर स्कूलों में टंकी लगा हुआ है, हर स्कूलों में जो है नल और जल की सप्लाई जो है टोटी के द्वारा हो रहा है, लैट्रिन में टाइल्स लगा हुआ है और एकदम रंग रोगन से बेहतर विद्यालय बना हुआ है। विद्यालय का वातावरण जो भौतिक वातावरण है वो बहुत बेहतर सरकार ने बनवाया है। और कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पे शिक्षक की अनुपलब्धता हो। हर विद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त मात्रा में पहुँचे हैं और वर्तमान समय में हर एक शिक्षक पूरी मन के साथ और ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं शिक्षकों को धन्यवाद भी देता हूं कि बहुत अभी और अच्छा करने की जरूरत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है कि वह है कि जो दिखता है वह बिकता है। हम अपने आप को थोड़ा सा लोगों का विश्वास जीतने के लिए भी काम करना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं प्राइमरी स्कूल पहले जैसा नहीं रहा, अब बहुत बेहतर चल रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है और लोगों का विश्वास जीत के उनके बच्चों को स्कूल तक ले आने की जरूरत है। बहुत अच्छा मित्रों, बड़ी ही अच्छी सार्थक सारगर्भित और लंबी चर्चा हुई। आज सुप्रीम न्यूज की इस सेगमेंट को आमने सामने में हमारे बीच में जो है उपस्थित रहे डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, जो शिक्षाविद भी हैं, एक सामाजिक समाज सेवक भी हैं और उसके साथ साथ जो है आप हायर एजुकेशन को भी प्राप्त करके जो है त्याग, तप और आत्म बलिदान की मिसाल बनते हुए जो है आपने एक प्राथमिक विद्यालय का जो है चयन करके वहाँ प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षकों को आपने शिक्षा जैसा पुनीत जो है कार्य करने के लिए दान, शिक्षा का दान महादान कहा जाता है, आपने जो संकल्प लिया, इसके लिए जो है आदरणीय डॉक्टर साहब जो है आपको शाबाश प्रणाम। और फिर निश्चित रूप से जो है किसी मोड़ पर हम लोग जो है मिलेंगे। एक शब्द के साथ जो है मैं आपको से जो विदा लेना चाहूँगा। हमारे जो सहयोगी कैमरामैन, उनका भी नाम लेना जरूरी है। हमारे सहयोगी कैमरामैन जो छोटे तो हैं, अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत ही सार्थक उन्होंने जो आज हम लोगों के संवाद को समाज तक पहुंचाने का कार्य किया। गुरुदेव प्रताप सिंह जी जो है और दूसरे जो हमारे जो है कैमरामैन थे जो है, चूँकि नेपथ्य के से जो है जिन्होंने हम सभी के संवाद को जो है रिकॉर्ड करने का प्रयास किया जो है आदरणीय जो है कमलेश प्रताप सिंह जी जो है, आप दोनों लोगों का जो है बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप आदरणीय डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी से मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स लॉट, थैंक यू, थैंक्स लॉट।